चलो, प्यारे बच्चों, जैसा कि कल के अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसी से जुड़ता हुआ आपका दूसरा अध्याय है कि हमारे देश भारत में राष्ट्रवाद क्या सब या क्या इसकी सोच से कैसे कैसे आम जनता तक पहुंचा। बच्चों, राष्ट्रवाद शब्द भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी पीछे का इतिहास बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में तमाम संगठनों ने स्वराज या राष्ट्रवाद की कल्पना की, उसके लिए संघर्ष किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। उसका कारण ये था कि हमारे वहाँ इतने छोटे छोटे रजवाड़े थे जो कभी राष्ट्रीयता की भावना से विभूषित नहीं होते थे, या उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का कभी विचार आता नहीं था। आता भी था तो वो इतने छोटे थे कि एक विराट राष्ट्र की कल्पना करना उनके लिए बस की बात नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि आपस में संघर्षरत रहते थे और सिर्फ छोटे से राज्य से ही अपने लाभ की बात सोचते थे। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, लेकिन व्यापार से साम्राज्य तक प्रतिष्ठित होकर के और वो भारत में अपना साम्राज्य का प्रसार प्रसार करने लगी। चूंकि साम्राज्य के प्रचार प्रसार के साथ साथ उसने सामाजिक क्षेत्रों पर भी दखल देना शुरू किया। तो इसको अगर जैसे हम एक बारीक पॉइंट से या सरपट या सरसरी निगाह से देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कहीं न कहीं इन बिंदुओं को टच करने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी। कुछ लाभ भी देखने को मिलता है, कुछ हानि भी देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, क्योंकि आपका मेन टॉपिक वही है हमारे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब आमूलचूल परिवर्तन आया तो शिक्षित समाज या शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र की बात समझ सकता था, और चूंकि यूरोपीय देशों में ये चीजें आगे हो चुकी थी, फलस्वरूप भारत में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय लोगों ने भी यूरोपीय समाज से प्रेरणा लिया। कुछ लोग खुद अपने ही माहौल से प्रेरित हुए। फलस्वरूप उनके अंदर भी एक राष्ट्रीयता की भावना की लहर दौड़ी और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के लिए एकता की आवाज उठने लगी, अपनी एक पहचान बनाने की आवाज उठने लगी। क्योंकि ये औपनिवेशिक शासक उत्पीड़न, दमन ज्यादा करते थे और इससे आहत होकर के एक विशाल आंदोलन की आवश्यकता थी। उस आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। एक चीज और ध्यान देंगे, लोग राष्ट्रवाद अपने अपने ढंग से परिभाषित करते थे। यह हम आगे के जो पॉइंट्स आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आमरण अनशन, कुछ ऐसे आंदोलन है। थोड़ा सा मैं आपको आपके व्यक्तिगत जीवन से जोड़ दूं तो यह आंदोलन समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। सविनय अवज्ञा, जैसा कि आप जानते होंगे, घर पे कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सही होते हुए भी अपने दृष्टिकोण से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए घर के मेंबर, जैसे आपका बड़ा भाई है, आपके किसी या छोटा भाई है, आपके किसी दृष्टिकोण से सही है फिर भी वो सहमत नहीं है, तो उसके लिए आप विनय पूर्वक उसको समझाते हैं, पूरी अपने उसकी अच्छाइयों और उसकी बुराइयों दोनों को बताते हैं, फलस्वरूप वो मान जाता है। ठीक इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने इससे बढ़ के, हम घर की बात कर रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा चीज है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन लगभग हर बच्चा कर लेता है, करता है, घर पर भी करता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का आपने डिमांड किया,
गार्जियन ने कहा नहीं, अभी संभव नहीं है। उसके बाद गार्जियन कोई काम करता तो कहते आप नहीं करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। तो किसी काम में सहयोग आप नहीं करते हैं। इसी चीज को गांधी जी ने वे राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया। कहने का मतलब भावनाएं तो थी, लेकिन आम जनता को सबको एक साथ एक छत तले लाने का काम महात्मा गांधी ने किया। आप इन चित्रों में देख सकते हैं, एक जुलूस की शक्ल है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस तरह सड़कों पर अनेक जुलूस निकाले जाते थे। इस जुलूस का मतलब क्या है, आप अपने समझ से सोचिएगा। तो इस जुलूस का मतलब यह है कि ज्यादा संख्या में लोग एक भावना से ओतप्रोत हैं और कहीं न कहीं जो शासक वर्ग हैं उनके मतों से असहमत हैं, या अपनी कुछ जिस जो उन्होंने सुविधाएं या जो उनकी शासन प्रणाली है उनसे की कहीं अधिक की उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं या पिछले पार्ट में आपने देखा भी है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होता है और लगभग 4 साल तक चलता है। 37 देश भाग लेते हैं, अपार जन धन की हानि होती है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। फलस्वरूप पूरी दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक एक अलग और सामाजिक एक अलग स्थिति पैदा हो गई। राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ क्या कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने लगा और जिसकी भरपाई के लिए टैक्स बढ़ने लगे तो आम जनता उससे प्रभावित होने लगी और आम जनता जब प्रभावित होने लगी, कीमतों का दाम 2 गुना बढ़ गया तो इससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ने लगी। फलस्वरूप इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम और किया कि भारतीयों को जबरन सिपाही के रूप में भर्ती करने लगी। फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में इसका गुस्सा ज्यादा हो गया। 1819 से 1821 के बीच में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। फसल खराब होने की वजह से भूखमरी और महामारी फ्लू के रूप में फैल गई, भूखमरी खाद्यान्न के अभाव में फैल गई और अकाल के कारण जिसको दुर्भिक्ष कहा जाता है, इस पूरे पीरियड में 120 से 130 लाख लोग मर गए। लोगों की यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आते हैं, उनके संघर्ष का एक नया ढंग है और नया तरीका पेश किया जो दुनिया में एक अभूतपूर्व विचारधारा रखती है। सत्याग्रह, जैसा कि अभी मैंने आपको परिचय भी बताया था कि सत्याग्रह आप घरों पर करते हैं। अब हम चलेंगे महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी की बाद की शिक्षाएं जो है अफ्रीका में हुई थी और 1915 में वो अपने देश में लौटे थे। एक पिछले कक्षा में आपने देखा है। अफ्रीका में उन्होंने श्वेत अश्वेतों के बीच, देखिए एक जुलूस है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी अफ्रीका में कर रहे हैं। इन्होंने गोरे और काले के भेद के लिए नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाया। फलस्वरूप वहां पर अहिंसात्मक रूप से, दुनिया की क्रांतियों में आपने देखा होगा तमाम जगह हिंसा का सहारा लिया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अहिंसा का सहारा लिया और उस सहारे से जो उत्पीड़न था, उसको शासक वर्ग के सामने रखने का प्रयास किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी जानते थे कि शारीरिक बल पर या अस्त्र शस्त्रों से कोई युद्ध नहीं जा सकता है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी इसी मूल मंत्र से चल रहे थे। अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। यह गांधी जी की उम्मीद थी और सफल भी हुई। ये बहुत बड़ी चीज थी दुनिया में बच्चों।
गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग आप देख रहे हैं अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया प्रथा समाप्त के बाद गांधी जी का मनोबल और बढ़ा और उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जिसकी स्थापना की। उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने स्ट्रिपशिप का सिद्धांत दिया। इससे इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी। इसी को कहा जाता आवरण अनशन। जैसे कि हमने बताया, हम आप लोग घरों पर किसी बात से मतभेद होता है तो आप कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, मम्मी कहेंगे खाना खा, कहेंगे अभी हम नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, मर जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो इसी को कहा गया आमरण अनशन। तो सर्वप्रथम यह देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ने के कारण किसानों ने कर नहीं दे पाया था, नहीं देने से इनकार किया था। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको कहा गया कर नहीं आंदोलन चलाया। इसी समय देश में एक घटना घटती है। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर ब्रिटिश साम्राज्य को यह लगा कि भारतीय जनमानस ज्यादा मात्रा में गांधी जी द्वारा मोटिवेट हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून लाया जिसमें न कोई अपील, न दलील, न कोई वकील, मतलब जिसको जब चाहे तब गिरफ्तार करो। उस कानून का नाम रखा गया राणा एक्ट। 1919 में प्रस्ताव भारत में लाया गया। भारतीय सदस्यों ने काफी इसका विरोध किया और लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में इसको पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना, जैसा कि बताए, न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, मतलब सरकार जब जिसको चाहे तब उसको गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू हो रहा था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। व्यापक जनउभार से चिंतित रेलवे टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया और इसी क्रम में उन्होंने अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी की दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई। इसके बाद बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले होने लगे। कहने का मतलब यह क्या था कि आम जनता भड़क उठी और इन हमलों से एक धारा लगा दिया गया जिसको मार्शल लॉ कहा जाता है, जैसे आजकल कहा जाता है धारा 144, और इसकी कमान एक जनरल थे उस समय, डायर, उसने संभाली। इसी समय घटना घटती है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये था। पहले जलियांवाला बाग कांड पे थोड़ा सा समझ लीजिए। बैसाखी का दिन था, लोग मेले में शिरकत लेने जलियांवाले बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे।
यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया, और उसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद जनता और भड़क गई और एक नैतिक प्रभाव जो जनता के अंदर उत्पन्न हुआ था, उसको इस डायर के कदम से दबाने का प्रयास किया। जलियांवाला बाग कांड जैसे हुआ, देश के बहुत सारे शहरों में फैल गया और हड़ताल होना शुरू हो गया। पुलिस से लोगों ने मोर्चा लेना शुरू कर दिया, सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार ने इन कार्रवाइयों को, जो भी ये आंदोलन होता था, उनको निर्मम पूर्वक कुचलने का प्रयास करने लगी। सत्याग्रहियों को तमाम यातनाएं दी जाने लगी। हिंसा को फैलते हुए देख करके गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन से एक चीज समझ में आता है कि जो जनता अभी तक भयभीत थी, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाती थी, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सर उठा करके रोड पे नहीं आ सकती थी, अब वह जनता धीरे धीरे रोड पे आने लगी और अपने दमन के खिलाफ आवाज उठाने लगी। और गांधी जी की यही सोच भी थी कि आम जनता जब तक जुटेगी नहीं, तब तक हम इस साम्राज्यवादी शासन का अंत नहीं कर सकते। इसी सोच से उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के सोचा कि जब तक इन दोनों लोगों को एक दूसरे के नजदीक नहीं लाया जाएगा, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। उसी समय घटना घटती है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की हार चुकी थी। इस आशा की अफवाहें फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त शांति थोपी जाएगी। खलीफा की तकलीफ शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इस समिति में मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने लगे। महात्मा गांधी जी से चर्चा शुरू हुई। सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन में समर्थन और स्वराज के लिए सहयोग आंदोलन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज का प्रश्न लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? खिलाफत और असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? सत्याग्रह आंदोलन की घटना के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या समझते हैं? धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों ने अपना फीडबैक दिया, अपना नोट्स भेजा है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा नोट्स रहा है, कुछ लोगों में संशोधन के लिए बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे और अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, रटेंगे नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।